दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों ये प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत हम लोग जो है वनों के प्रकार के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुझे पता है कि इस टॉपिक में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। एक बात और याद रखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन का आज हम तीसरा लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी में वैसे तो आपको बहुत ज्यादा कवर कराया जा चुका है, लगभग 35 या 36 वीडियो हो चुका है। बट याद रखिए यहां पे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो उसका तीसरा वीडियो ये दिया जा रहा है आपको, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में। एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं जो कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक तरीके से उग जाती हैं, जैसे इतने बड़े बड़े जंगल हैं, जो चाहे हम सदाबहार वन की बात कर लें, चाहे हम बड़े बड़े जंगलों की बात कर लें, क्या इस जंगलों में पेड़ पौधों को किसी मनुष्य ने लगाया है? नहीं, ये पेड़ पौधे अपने आप विकसित हैं। मतलब ये मानव हस्तक्षेप के बिना ही प्राकृतिक तरीके से अपने आप उगे हुए हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक वनस्पतियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्राकृतिक वनस्पतियों में पेड़ पौधों से लेकर के झाड़ियां झंखाड़ियां सब कुछ यहां पर घास के मैदान तक आते हैं। दोस्तों इस प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जब मैं आपको बता रहा था, उस समय मैंने बताया आपको कि यह प्राकृतिक वनस्पति दो हिसाब से बटी होती है। एक होता है वर्षा के वितरण के आधार पर प्राकृतिक वनस्पतियां, ठीक है, यानी जहां पर ज्यादा वर्षा वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, और जहां पर बहुत कम वर्षा वहां पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसको बोलते हैं क्षैतिज वितरण, ठीक है, याद रखेगा, यानी प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षैतिज वितरण। दूसरा है दोस्तों ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों, ऊंचाई के आधार पर हम देखते हैं कि वनों के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों वर्षा के आधार पर वनों के वितरण के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, सदाबहार वन के बारे में, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, अर्ध सदाबहार वन के बारे में, पर्णपाती या मानसूनी वन के बारे में, डिसोडियस फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस तरह से आगे सवाना वन, कटीली मरुस्थल, ठीक है, इन सभी तथ्यों के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ दलदली या ज्वारीय वन जो होते हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ा गया। तो काफी कुछ हम लोग सीख चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जा रहा है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की वनस्पतियों के बारे में, क्योंकि अब ऊंचाई के आधार पर जब बात करेंगे तो पर्वतों पर जाकर के वनस्पतियों का विकास हम लोगों को देखना होगा। और इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की वनस्पतियां और प्रायद्वीपीय भारत की वनस्पतियां। आज आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और अगले बार हम लोग जो है नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज है दोस्तों घास भूमि वनस्पति, तो उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री के बारे में भी बताऊंगा, जैसे देवदार के वृक्ष हैं, चीड़ है, साइप्रस है, ठीक है। तो ये सब जो वन है, वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं, इसकी क्या खासियत है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ा जाएगा। एक बात और याद रखेंगे, हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, तो जल्दी से आप जाइए और प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से आप और भी बेहतरीन तरीके से स्टडी कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे। वहां पर दोस्तों 1 लाख से अधिक प्रश्न दिए गए हैं, और हर एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतर ऑप्शन भी दिए गए हैं कि आपको कैसे और क्या तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर, यानी ऊंचाई के आधार पर वनों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः हमारे पास 3 कैटेगरियां हैं। पहला है हिमालयी वनस्पतियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की वनस्पतियां, तीसरा है घास भूमियां। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे सामने पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में समझो। देखिए दोस्तों क्या है ना, कि अब धीरे धीरे हम ऊंचाई पर जाने की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वही स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। लिख रहा है समुद्री जल स्तर से 900 मीटर की ऊंचाई। आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 900 मीटर याद रखें दोस्तों, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, ये ऊंचाई पर जाने की बात कर रहा है।
ऊंचाई पर जाने की बात कर रहा है, लिख रहा है। अच्छा, आप कल्पना भी कर सकते हो कि जो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, ठीक है, माउंटेन है, चोटी है, वो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, याद रखेगा, नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अपडेटेड क्या है? 8,850, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिमालय एक वलित पर्वत है और इसके ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, इसके चोटियों की ऊंचाई में वृद्धि होती चली जा रही। तो 8,848 से 8,850 आप याद रख सकते हैं। आप उसी से कैलकुलेशन निकाल लो कि यहां पर कितना है, 900 मीटर ऊंचाई की बात कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं समुद्र तल से 900 मीटर ऊंचाई के बाद भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर वनस्पति के विकास को वर्षा की मात्रा की अपेक्षा, यानी वर्षा की मात्रा की अपेक्षा तापमान वहां पर अधिक प्रभावित करता है। इसी वजह से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ रहा है। कोई पूछे भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वहां बताना पड़ेगा कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वर्षा के आधार पर भी वनों का वितरण पढ़ते हैं, लेकिन यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों पर जाएंगे तो वहां पर वनस्पतियां अधिक ऊंचाई पर फैली होती हैं या वहां तक फैली होती हैं, उनके चोटियों तक फैली होती हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानना होगा कि आखिर में इन वनस्पतियों में किन तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे दे रहा है कि इसलिए ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जब आप ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ने जा रहे हो तो जैसे जैसे आप पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, कह रहा है ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में आने वाली कमी। एक बात बताओ कि अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा? बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न है, मन में बड़ा खटकता है। दोस्तों ये सब चीजें याद करने वाली नहीं है, रटने वाली चीजें नहीं है, आप एक बार समझ लो। एक बात बताओ दोस्तों, बर्फ आपको देखने के लिए कहां मिलता है? पहाड़ों की चोटियों पर मिलता है ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर, या फिर ऐसे कहीं नीचे नीचे जाओगे कहीं देखोगे कि जमीन पे कहीं बर्फ गिरा हुआ है? ऐसा है नहीं। आपको बर्फ कहां मिलते हैं? आप बर्फ अगर देखना चाहते हैं तो आपको पर्वतों की चोटियों पर जाना पड़ेगा, ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, यानी जहां पर हिम रेखा है, हिम रेखा के ऊपर जब बढ़ेंगे आप तभी आपको बर्फ मिलेगा, अदरवाइज बर्फ देखने को नहीं मिलेगा। यानी सीधे सीधे तथ्य निकलता है कि ऊपर बर्फ है, यानी ऊपर जाने पर अगर बर्फ है इसका मतलब है तापमान वहां क्या है? अरे भाई ये बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ मिलता है या 0 डिग्री सेल्सियस पर? आप कहोगे 0 पर। तो अगर तापमान ज्यादा रहेगा बर्फ तब दिखेगा या तापमान कम रहेगा बर्फ तब दिखेगा? आप बताओ। इसमें सोचने और घबराने वाली क्या बात है मेरे भाई? आप समझो ना, ऊपर अगर बर्फ है इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तभी तो माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर जब कोई व्यक्ति जाता है तो आप देखते हो वहां बर्फ ही बर्फ होता है, ठीक है। आप सियाचिन ग्लेशियर साइड जाएंगे आपको बर्फ ही बर्फ मिल जाएगा। आप कहीं भी ऊंचे स्थल पर जाओगे आपको वहां से बर्फ देखने को मिल जाएगा, यानी हिमरेखा के ऊपर ही बर्फ मिलता है। तो आप इस तथ्य को समझो कि जैसे जैसे आप ऊंचाई वाले स्थान पर जाएंगे आपको क्या मिलेगा? तापमान में कमी आएगी, तापमान में कमी आएगी। अब लोग इस चीज को जोड़ देते हैं, हमारे इस वायुमंडल में 5 परत हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल। 5 मंडल है, आगे पीछे आप कर लीजिए। तो वो एक अलग चीज है, वहां पर क्या होता है कि तापमान एक बार घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, या बताया क्या होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आप जाके देखिए वीडियो को, ठीक है। तो कह रहा है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में आने वाली कमी के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास क्रमशः कैसे होता है? सबसे नीचे क्या मिल जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां, उसके बाद समशीतोष्ण वनस्पतियां, उसके बाद शंकुधारी वृक्ष, और जितना ऊंचाई पर बढ़ेंगे टुंड्रा वन देखने को मिलेंगे। उससे भी ज्यादा ऊंचाई पे चले गए तो फिर वहां पर क्या होती है? बर्फबारी होती है, फिर वहां पर जो है पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एक क्या दिया है? क्रम दिया हुआ है, किसी क्रम में जो है पौधों का विकास होता है। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, बड़ा मजा आता है ना इस तरह के लाइव वीडियोस को देख करके। तो ध्यान दीजिए, यहां पर दे रहा है ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आगे का तथ्य समझो। कर तापमान के आधार पर यदि आपको समझना है तो मैंने पहले ही कहा कि इसको मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया, हालांकि हमें घास की भूमियों के बारे में भी पढ़ना है, वो एक अलग तथ्य है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ा जाता है। पहला टॉपिक क्या है? हिमालय की वनस्पतियां यानी नेचुरल वेजिटेशन ऑफ हिमालयास, ठीक है। हिमालय पर्वत के संबंध में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में समुद्र जल स्तर से वही 900 मीटर ऊंचाई से ही अपनी कहानी शुरू करने जा रहा हूं। कह रहे 900 मीटर की ऊंचाई तक पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय, रुकिए
यहीं पर रुकिए दोस्तों। अगर मैं भारत की बात करूं तो पूरब किधर साइड है, पश्चिम किधर साइड है? पूरब है अरुणाचल प्रदेश की साइड। कहां पर है? अरुणाचल के साइड पूरब है, ठीक है। और पश्चिम है अगर हिमालय की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आपको पता है हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर। कितना है? 2500 किलोमीटर तक ये हिमालय क्या है? फैला हुआ है। कहां से कहां तक? याद रखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालय फैला हुआ है। आपसे कह रहा है कि पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय, मतलब इस तरफ से इस तरफ आने पर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की तरफ आने पर, कह रहा है पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। आप कहोगे सर कैसे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर ये तो जनरली ये बात है। एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे साइड में देखोगे आपको राजस्थान पड़ता है, ठीक है। एक कल्पना करो यहां पर क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से नीचे साइड में आपको मिजोरम और मेघालय देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों खूब वर्षा होती है, यहां पर खूब वर्षा होती है, तभी तो पूर्वोत्तर में क्या है? खूब ढेर सारे वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां पर हैं? आप याद रखो क्षेत्र, ऐसे तो मध्य प्रदेश का भी नाम आता है, बट अगर परसेंटेज निकालेंगे तो मिजोरम का भी नाम आता है। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मासीराम चेरापूंजी। एक तरफ मासीराम चेरापूंजी जो पूरब में पड़ता है वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वहीं पश्चिम की बात करें तो राजस्थान में वर्षा शून्य हो जाती, मतलब शून्य तो नहीं होती, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो पाती है। तो आप समझो कि कितनी कम वर्षा की प्राप्ति हो रही है। इससे यह जायजा लगाया जा सकता है। आप कल्पना करो कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में कहां वर्षा ज्यादा होता होगा? आप कहोगे सर पूर्वी हिमालय में। क्यों? अरे मेघालय वगैरह वाले बेल्ट में ज्यादा वर्षा होता है, ठीक है। बंगाल खाड़ी बगल में, वहीं से जल उठता है और तुरंत जाके बरस देता है, ठीक है। और इधर आते आते धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। आगे बता रहा जिसके कारण उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास सदाबहार वन से लेकर के कटीले वन या सवाना वन तक धीरे धीरे करके हुआ, यानी सबसे उधर क्या हो जाएगा? अलग अलग वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। तो तीन तरह से यहां पर बेल्ट मिलेगा, सदाबहार, कटीले वन और सवाना। आगे बढ़ते हैं और एक एक स्टेप पे देखते हैं कि किस तरह के वनों की हम बात करने जा रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है। एक्चुअली कैमरा में जो स्क्रीन लगा होता है वो बड़ा छोटा होता है, तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये स्क्रीन से क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट आप समझो इस चीज को, ठीक है। आगे देखिए यहां पर बता रहा है दोस्तों, ये एक जो है यहां पर एक यहां पर टेबल बना हुआ है जिसके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों। यहां पर एक तरफ बता रहा है वर्षा की मात्रा में कमी के आधार पर अगर वनों की बात कर लें तो पूरब में सबसे पहले क्या है? सदाबहार वन है, पूरब साइड अरुणाचल वाले साइड में। फिर अर्ध सदाबहार वनस्पतियां, सेमी एवरग्रीन हो गया। फिर पर्णपाती वन हो गया जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन हो गया। फिर कटीले वनस्पतियां, सवाना वनस्पति हो गया। और लास्ट में क्या हो गया? मरुस्थल हो गया। ये वो चीजें हैं जो हम लोग पढ़े हैं। अब अगर हम लोग ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले 900 मीटर के आसपास के क्षेत्रों में, यानी नीचे से लेकर के 900 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय वन देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे दोस्तों तो यहां पर उपोष्णकटिबंधीय और आर्द्र पर्वतीय वन मिलेंगे। और ऊपर जाएंगे तो समशीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन मिलेंगे। और ऊपर जाएंगे दोस्तों तो शंकुधारी वन मिलेंगे। और ऊपर जाएंगे टुंड्रा वनस्पतियां मिलेंगी। और ऊपर जाएंगे तो याद रखिए उसके ऊपर वनस्पति नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब जब पूरा का पूरा बर्फ ही जम गया तो वनस्पति कहां से आएंगी? अभी घबराइए मत, मैं एक एक टॉपिक को कायदे से क्लियर कराता हूं, घबराने वाली कोई बात यहां पर नहीं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज कुछ ज्यादा थोड़ा सा लाइटिंग का कोई दिक्कत लग रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अगर ऐसा कुछ है तो। आगे देखिए बता रहा है कि हिमालय क्षेत्रों में ऊंचाई के अनुसार, जो मैं अभी अलग अलग वनस्पतियों का नाम लिया हूं, समशीतोष्ण, कई लोग परेशान हो गए होंगे सर आप तो टुंड्रा बता ही नहीं, आप तो चले जा रहे हो। अरे रुको मेरे भाई, आपको बताता हूं, ठीक है। कह रहा हिमालय क्षेत्रों में ऊंचाई के क्रम के अनुसार उष्णकटिबंधीय वन से लेकर के अल्पाइन वनस्पतियां तक पाई जाती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सबसे नीचे उष्णकटिबंधीय वन और इस तरह से अल्पाइन वनों तक की चीजें पाई जाती है। इसी में दोस्तों टुंड्रा वन वगैरह का नाम आता है। कभी ऐसा मत बोलिएगा टुंड्रा वन ऐसे नीचे होता है, ठीक है। टुंड्रा वन पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूं एक एक कहानी, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट आप यहां से देखिए, ऐसे मिला जुला के 4-5 पॉइंट आपको देखने हैं। हिमालयी वनस्पतियां आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे और यहीं से प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। लिख रहा है हिमालय के गिरिपादों में, गिरिपादों में मतलब जहां से हिमालय का एकदम निचला स्तर है, जो जहां एक तरफ तराई क्षेत्र है, जहां से ऊंचाई शुरू हो रही है वहां की बात कर रहा है। कह रहा है हिमालय के गिरिपादों में पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती
पर्णपाती माने जानते हैं ना, जो अपनी पत्तियां एक मौसम में, एक निश्चित मौसम में गिरा देती है। वो मौसम कौन सा होता है? जब ग्रीष्म काल की शुरुआत होती है उसी समय पौधे अपने पत्तियां गिरा देते हैं, तभी इनको पर्णपाती वन कहा जाता है या मानसूनी वन कहा जाता है। ठीक है, आगे दे रहा है उत्तर पूर्व, कहां पर? अरुणाचल साइड में। कह रहा उत्तर पूर्व भारत की ऊंची पहाड़ियों तथा पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच, कितना? अभी हमने पढ़ा कि 900 मीटर से नीचे की तरफ अलग अलग तरीके के वन देखने के लिए मिले। ठीक है, यहां पे कर रहा है 1000 से 2000 मीटर। अब क्या कर रहा है? ऊपर आ गया है। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर। आप पहाड़ पे ऐसे 2 किलोमीटर ऊपर आ जाओगे जब ना, तो याद रखिए वहां पर आपको क्या मिलेंगे? आर्द्र शीतोष्ण वन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आर्द्र शीतोष्ण प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। अब देखिए ऊपर जाएंगे तो आर्द्रता तो मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? अच्छा बताओ, आर्द्रता माने क्या होता है? मौसम में नमी। ऊपर ही बादल है तो नमी तो होगा ना, ये सब याद करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां गलती से शुष्क मत कर देना। अरे शुष्क वहां होता है जहां मौसम में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी नहीं होती है। ठीक है, वो हमेशा किस साइड होगा? ऐसी जगह पर होगा जहां तापमान बहुत ज्यादा मिलता होगा, या जैसे मरुस्थल की बात कर दूं, वहां पर शुष्क हवाएं चलती हैं, मौसम शुष्क होता है। यहां पर शुष्क मत करिएगा। तो लिख रहा है कि आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे और घने वन पाए जाते हैं। ये मुख्यतः शंकु के आकार के होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ेंगे 1000 से 2000 मीटर पर आपको शंकु आकार वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। शंकु आकार मतलब वृक्ष ऐसे ऐसे होते हैं, देखो ऐसे होते हैं, इनका आकार ही शंकु के आकार का होता है। कैसे होता है? शंकु के आकार का ऐसे वृक्षों का आकार होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये शंकु के आकार के वृक्ष आपको देखने के लिए मिलते हैं। करा यहां पर सदाबहार ओक, ओक का वृक्ष नाम सुना है? ओक हो गया, चेस्टनट, ओक को ही दोस्तों चेस्टनट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। करा ओ क्या? चेस्टन नहीं होता, चेस्टनट हो गया। अरे अखरोट जानते हैं? अखरोट के वृक्ष जो हैं यहीं पर पाए जाते हैं। तभी आप कभी जम्मू कश्मीर जाते होंगे घूमने तो वहां पर अखरोट वगैरह खूब मिलता है ना, तो याद रखिए। कह रहे यहां पर पाए जाते हैं। कह रहे ब्यूटिया, नाम देखिए, ब्यूटिया मोनोपर्मा, जिसको जंगल की आंख कहा जाता है, वो वाले वृक्ष भी यहीं पर देखने को मिलते हैं। ब्यूटिया मोनोपर्मा दोस्तों, अपने भाषा में हम लोग इसको पलाश के नाम से जानते हैं या ढाक के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया था कि भाई क्यों इसको जंगल की आग कहा जाता है? क्योंकि इसका रंग जो होता है पीला और लाल का एक ऐसा मिश्रण होता है कि दूर से यदि इस वृक्ष को कोई व्यक्ति देख ले तो उसको लगेगा कि लगता है जंगल में आग लग गई है, मतलब ऐसा फील होगा। नजदीक जाओगे तो पता चलेगा नहीं यार ये तो पेड़ का रंग ही ऐसा है। अब आपके मन में कल्पना आ रही होगी कि क्या ऐसे पेड़ सर हम देख भी सकते हैं? अरे यार आप किसके साथ पढ़ रहे हो? स्टडी 91 के साथ। और इस तरह की चीजों को दिखाने में मैं तो माहिर हूं। अभी दिखाता हूं आपको, देखिएगा। करा फर्न, यहां पर फर्न के पौधे भी पाए जाते हैं जो कि एक संवहनी पौधा है। इस पौधे की खासियत परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, यह एक बीज रहित पौधा है। इन पौधों में कभी फूल नहीं लगता है। तो फर्न के पौधे भी यहीं पर पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। क्या आग लग गया मेरे भाई? आग लग गया, डरो मत, यहां पे आग नहीं लगा है। ये आपको दिख कैसा रहा है? कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आग लग गया? हाँ, फील हो रहा है कि नहीं? तो याद रखिए दोस्तों, तो ये आग नहीं लगा है, ये एक्चुअली में पलाश के क्या हैं? फूल हैं। ये ऐसे दिखते ही हैं तो लोगों को लगता है कि आग लग गया। अब सोचो कि मैं तो आपको सिर्फ एक सड़क के किनारे लगे पलाश के वृक्षों को दिखा रहा हूं। अगर इस तरह के वृक्ष जहां पर ज्यादातर पाए जाते हैं और वो पहाड़ी क्षेत्रों पर हो तो दूर से देखने पर कैसा लगेगा? डर लगेगा या बड़ा सुहाना लगेगा? आप बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक बात और होगी, सर वो फर्न वाला भी वृक्ष दिखा देते। चलो फर्न वाला देख लेते हैं। यहां पर देखिए चेस्टनट दिखा रहा है, अखरोट हो गया आपका, ठीक है, जिसको आप ओक के नाम से जानते हैं, और ये फर्न है। ठीक है, फर्न की खासियत होती है दोस्तों, ये अपने पत्तियों को सिकोड़ के रखते हैं। देखिए ना आप स्टार्टिंग में देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं, स्टार्टिंग में देखेंगे पत्तियां सिकुड़ी हुई रहती, धीरे धीरे पत्तियों को क्या कर लेते हैं, ये वृक्ष पत्तियों को अपने फैलाते हैं। आप फैलते हुए पत्तियों को देखिए ध्यान से, ये देखिए वृक्ष की एक एक पत्तियां फैल रही हैं। यहां पर देखिए अब ये फैल ही रही है, थोड़ा सा नजदीक से लाकर के आपको दिखाया जा रहा है। देखिए एक एक पत्ती यहां से देख रहे हैं, मतलब इस तरह से पत्तियां, ये देखिए पूरी पूरी पत्ती फैल गई। तो ये इस तरह के वृक्ष होते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे लगता है कि इनमें जान है। ठीक है, बहुत सारे मांसाहारी पौधों के बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे घटपर्डी वगैरह का पौधा है, ये मांसाहारी पौधे होते हैं। जी हाँ, ये पौधे शिकार करते हैं, ये पौधे शिकार करते हैं। आप सर्च करिए आपको दिखेगा, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, अब देखिए क्या है ना कि हम लोग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आ गए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल जगहों पर 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर एक, अगर हम बात करें स्पेशली हिमालय के दक्षिणी ढालों पर, क्योंकि उत्तरी ढाल में चले जाएंगे तो उधर तो क्या है, उधर पूरा बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो दक्षिणी ढाल पर दोस्तों चीड़ के वन काफी विकसित मात्रा में मिलते हैं। अब बातें आती है ना दोस्तों, आप याद नहीं कर पाते हो कि सर चीड़ के वन, चीड़ के वन, चीड़ के वन, तो ऐसे नहीं याद करना है। मैं अभी आपको कुछ तरीके बताता हूं, उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले तीसरा वाला भी लगे हाथ आप पढ़ लो, करा हिमालय के दक्षिणी ढालों पर थोड़ा सा और ऊंचाई पर जाइए, 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पहले हमने 900 मीटर की ऊंचाई पर बात किया, फिर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर देखा कि कैसे पलाश के वृक्ष हो गए, फर्न हो गया और चेस्टनट हो गया, ओक हो गया, ये सब मिला ना हमको। तो ऐसे करके एक एक स्टेप आप याद रखिए। यहां पर देखिए 1500 से 1750 पे आपको चीड़ वगैरह के भी वृक्ष मिल जाएंगे। 2000 से 3000 मीटर यानी पहाड़ों पर आप 2 से 3 किलोमीटर की जब ऊंचाई पर जाएंगे, किलोमीटर में मैंने बदल दिया आंकड़े को, तो उतने ऊपर जाएंगे तो आपको आर्द्र शीतोष्ण वनों का विस्तार मिल जाएगा। और यहां पर आपको देवदार के वृक्ष मिल जाएंगे जो कि बड़े कीमती होती है इनकी लकड़ियां, और आपको भोजपत्र मिल जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों पुराने जमाने में भोजपत्र का बड़ा महत्व होता था, ठीक है, क्योंकि भोजपत्र के पौधों को मतलब एक दैवीय रूप में देखा जाता था, तो इसको भी याद रखेगा। बुरुस जिसको रोडोडेंड्रॉन कहा जाता है, बुरुस बोलते हैं हिंदी में, ये भी पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्षों की प्रधानता होती है, सिल्वर फर की प्रधानता होती है, स्प्रूस की होती है, लॉरेल की होती है, ओक की होती है, अखरोट यानी, ठीक है, चेस्टनट जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा चीड़ के वृक्ष की। दोस्तों यहां पर कुछ इमेज मैं दिखा रहा हूं आपको, आप देखो ध्यान से, ये है चीड़ का वृक्ष। एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाना चाहूंगा, और मैं जो चीजें दिखाना चाहता हूं आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। दोस्तों ये पेड़ में आपको कुछ लकीरें दिख रही हैं, ये लकीरें अपने आप नहीं बनी, इन लकीरों को व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन क्यों? नीचे दोस्तों आपको एक कुप्पी नुमा बर्तन दिख रहा होगा जिसमें कुछ स्टोर है, शायद ना दिख रहा हो, लेकिन आप समझने की प्रयास करिए। दोस्तों क्या किया जाता है ना, पेड़ों पे इस तरह से लकीरें बना दी जाती हैं, और यहां से क्या होता है ना, तेल निकलता है, इन पेड़ों के अंदर से तेल निकलता है। जी हां, इन पेड़ों के अंदर से जो तेल निकलता है उसको यहां पर स्टोर करके रखा जाता है, ये बूंद बूंद आकर के स्टोर होता है, ठीक है। तो याद रखिए चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकलता है, इस तेल का क्या इस्तेमाल है उसके बारे में जानिए। चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लीसा। अब परीक्षा में एक प्रश्न और बन गया कि भाई लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है, क्या बताएंगे? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। देखिए इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप औरों से मेरा कंपेयर करो, लेकिन दोस्तों जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए आप लोगों की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। मुझे नहीं पता क्या कारण है, क्या वजह है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग और सपोर्ट करिए चैनल को, क्योंकि चैनल की जो हालत है वो काफी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, जो मुझे बड़ा ही खराब लग रहा है, ठीक है। इसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पेड क्लास चला रहे हैं, मस्त हैं, सुखी हैं। अगर मैं बच्चों के बारे में सोच रहा हूं तो बच्चे भी मेरे बारे में सोचें, इतना तो मेरा हक बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर बैठे इस तरह के अच्छे वीडियोस देख पा रहे हैं जिसके माध्यम से आप पूरी बेहतरीन तरीके से क्लास कर सकते हो, शायद आप हजारों रुपए अगर खर्च करते तो आपको इस तरह के एक एक लाइन की चीजें नहीं मिलती। ये एक एक लाइन आपको मिल जरूर जा रहा है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि इस मटेरियल को बनाने में हमें कितना समय लगा है या कितने लोग मिल करके इस मटेरियल को बनाए हुए हैं, ठीक है। ये बड़ी बात है आपके लिए। तो अगर आपको चीजें मिल नहीं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए। ये केवल हमारा नहीं है, ये भारतवासियों के लिए है, देशवासियों के लिए है। अगर आप चाहेंगे तभी ये चैनल चल पाएगा, अदरवाइज समस्या जिस दिन होगी उस दिन इंसान क्या करेगा आप बताओ? जिस दिन समस्या होगी, जिस दिन मेरा सारा मैनेजमेंट फ्लॉप हो जाएगा, उस दिन मैं क्या करूंगा? मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे लोगों से कहता रहता हूं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर किया करिए। हर बार आपको एनर्जी दिलाना पड़ता है, जैसे हनुमान जी अपनी विद्या को भूल जाते हैं ना, अपने बल को भूल जाते हैं, ऐसे ही आप हैं कि आप हमेशा अपने कार्य को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। करिए कार्य, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा करा चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होती है, और ये लीसा क्या होता है दोस्तों? इसी से तारपीन का तेल बनाया जाता है। इस लीसा से तारपीन का तेल, अब तारपीन का तेल तो हर बच्चा जानता होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तारपीन के तेल का इस्तेमाल दोस्तों साबुन बनाने में किया जाता है। आपके घर में पेंटिंग वगैरह होता है तो उस पेंटिंग में क्या होता है, पेंट बड़ा गाढ़ा होता है, उसमें तारपीन या मिट्टी का तेल मिलाया जाता है, ठीक है। या फिर कागज के उद्योग में भी तारपीन के तेल का इस्तेमाल
किया जाता है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट बात है जो हमें आज तक नहीं पता थी। दूसरा दे रहा है यहाँ देवदार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। देवदार के वृक्ष की जो लकड़ियां होती हैं बड़ी महंगी होती हैं, उनसे फर्नीचर भी बनाए जाते हैं और कई बार तो रेलगाड़ी के डिब्बों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर की हस्तकला को आधार देने के लिए प्रसिद्ध चिनार और अखरोट के वृक्ष, जिसको चेस्टनट बोलते हैं, ओक बोलते हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से कश्मीर में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप जम्मू साइड में जाएंगे तो आपको सोनमर्ग, गुलमर्ग नाम देखने को मिलते हैं। वहां पर मर्ग जो होता है दोस्तों, एक घास के मैदान को कहा जाता है। उसी तरह से उत्तराखंड वाले बेल्ट में घास के मैदान को अलग नाम दिया जाता है, बुग्याल कहा जाता है, गढ़वाल वगैरह के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा दोस्तों, आप थोड़ी सी और ऊंचाई पर चलते हैं। करा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर यदि आप बढ़ोगे तो आपको अल्पाइन प्रकार के वन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और अल्पाइन वनों के अलावा भी बहुत बड़ी चारागाह भूमि देखने को मिलती है। तो ज्यादातर जो पहाड़ी जनजातियां हैं वो इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। और अगर आप कभी गए होंगे, आप जो है किसी पहाड़ी स्थान पर, आप तो वहां पे जो लोकल जनजातियां होती हैं वो रहती हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं वो रहते हैं, और इस तरह से वो पशुपालन के माध्यम से अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक है, तो भेड़ वगैरह पालन यहाँ पे किया जाता है। बकरियां यहाँ की बड़ी फेमस होती हैं, तो याद रखेगा। कुछ प्रसिद्ध लोग हैं, जनजातियां हैं जिनके बारे में आप याद रखिए। एक मिनट। कुछ प्रसिद्ध जनजातियां हैं जिनके बारे में आप याद रखिए। जैसे तो याद रखिए दोस्तों, गुज्जर लोग यहाँ पर रहते हैं, गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं, भूटिया रहते हैं, बक्करवाल रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी याद रखिए, तो इनके लिए भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पशुचारण बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहां पर जो है अति पशुचारण देखने के लिए मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे करा 3000 मीटर से और ज्यादा बढ़ जाइए, 4000 मीटर की ऊंचाई तक चले जाइए, या 4000 मीटर से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाएंगे तो वहां पर आपको सिल्वर फर के वृक्ष मिल जाएंगे, जूनिपर, चीड़, बर्च के मिल जाएंगे। लेकिन ये एरिया याद रखिए, ये हिमरेखा के ऊपर का एरिया है। ये हिमरेखा के ऊपर का एरिया है दोस्तों। आप यहां पे देख रहे हैं एक व्यक्ति है जो बर्फ पर स्केटिंग कर रहा है, और साइड में जो आपको पेड़ दिख रहे हैं वो यही सब है। ठीक है, जूनिपर है, सिल्वर फर है, ठीक है, चीड़ है, बर्च है, यही सब है। ठीक है, तो इनको याद रखेगा। तो ये क्या है, हिमरेखा के ऊपर है, तो यहाँ पे बर्फबारी भी खूब होती रहती है, तो ऐसे होते हैं। लेकिन इसके ऊपर जब जाएंगे दोस्तों, यानी 4000 के मीटर के ऊपर जब जाएंगे तो आपको वहां वृक्ष नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बर्फबारी की वजह से पेड़ों में गांठें पड़ने लगती हैं, पेड़ों का विकास रुक जाता है, और आगे आपको किसी भी तरह की पेड़ पौधे वनस्पतियों का विकास आपको आगे और ऊंचाई पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हमने देखा कैसे यहां पर सबसे नीचे उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, फिर उपोष्ण वाले, समशीतोष्ण वाले, शंकुधारी और टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां जो है देखने को मिली। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, हिमालयी वनस्पतियों में 2-3 बातें और याद रखिए। करा पश्चिमी, कंपेयर कर रहा हूं पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में, करा पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय समुद्र के अधिक निकट है। सही बात है भाई, आप देख लो ना, जम्मू कश्मीर निकट है या फिर मिजोरम निकट है, मेघालय निकट है, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तथ्य तो तय है कि पूर्वी हिमालय समुद्र के अधिक निकट है। अधिक निकट होने के कारण वहां का औसत तापमान और साथ साथ जो वर्षा की मात्रा है, इन दोनों में वृद्धि होती है। मतलब खूब वर्षा होती है तो सदाबहार वन भी वहीं पर है, यानी वनों का विस्तार ज्यादा कहां पर है? वो पूर्वी हिमालय पर है। अब जब वनों का विस्तार है तो आप बताइए कि यहां पर जैव विविधता का धनी क्षेत्र होगा या नहीं होगा? यानी खूब जैव विविधता होगी। अरे जैव विविधता माने क्या होता है सर? जैव विविधता माने होता है ऐसा स्थान, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा स्थान जहां पर पेड़ पौधों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं की तमाम प्रजातियां मिलती हों, उन्हें क्या कहा जाता है? जैव विविधता का धनी क्षेत्र कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों पूर्वोत्तर हिमालय को जैव विविधता का धनी क्षेत्र कहते हैं, पश्चिमी घाट को जैव विविधता का धनी क्षेत्र कहते हैं, और नीचे अंडमान निकोबार है उसको जैव विविधता का धनी क्षेत्र कहते हैं। तो इसको याद रखेगा। ठीक है, दूसरा करा उदाहरण के तौर पर पश्चिमी हिमालय में शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति कम ऊंचाई से ही मिलने लगते हैं। हाँ, एक बात और है दोस्तों, जब आप पश्चिमी हिमालय साइड जाएंगे तो वहां पर कम ऊंचाई पर ही आपको शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पतियां मिलने लगती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में आपको ज्यादा ऊंचाई पर जाना पड़ता है। तो एक चीज और केयर करो ना, ज्यादातर जो ऊंची चोटियां हैं वो पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ नहीं है। तो उसको भी आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे पूर्वी हिमालय में हिमालय सकरा है, पतला है,
अगर चौड़ाई देखेंगे तो पतला है, जबकि पश्चिमी हिमालय की तरफ जाने पर आपको हिमालय अधिक चौड़ा मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, जैसे अगर हिमालय चौड़ा है तो ऊंचाई कम है, जब हिमालय सकड़े पर है, पतले में है, तो ऊंचाई तो बढ़ जाएगी ना। तो याद रखिए ऊंची ऊंची चोटियां इसीलिए क्या है, पूर्वी साइड में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ते हैं। लिख रहा है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ माउंटेनियस रीजन ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला प्रायद्वीपीय भारत को कहा जाता है। लिख रहा है प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप उसका तात्पर्य पश्चिमी घाट से लगाओ, या फिर जो दक्षिण भारत में खास करके जैसे अन्नामलाई पर्वत है, ठीक है, जहां पर अन्नाई मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। आपने नीलगिरी पर्वत का नाम सुना होगा, जो कि भारत की दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोद्दा बेट्टा, उसका नाम सुना होगा, या कार्डेमम की पहाड़ियों वगैरह का नाम सुना होगा, बाबा बूदन की पहाड़ी का नाम सुना होगा, जहां पर मसालों की खेती की जाती है। तो वो सभी पेनिनसुला रीजन में तो आते ही हैं। उसके अलावा विंध्याचल पर्वत को भी शामिल किया जाता है, मतलब अजंता, एलोरा, विंध्याचल, ये सभी पेनिनसुला रीजन में काउंट किए जाते हैं। कह रहा यहाँ पर्वतों की औसत ऊंचाई क्या होती, कम होती। हाँ, हिमालय की अपेक्षा दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतों की ऊंचाई क्या है, कम है, ठीक है। और जब पर्वतों की ऊंचाई कम है, जबकि औसत तापमान अपेक्षाकृत अधिक है। क्यों अपेक्षाकृत अधिक है? एक एक लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। भाई ऊंचाई कम है लेकिन ये औसत तापमान अपेक्षाकृत अधिक है, ये कैसे? ऐसे क्योंकि अगर हम आपको पता होगा, अगर पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गई है उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा हो गया, यानी भूमध्य रेखा हो गया। तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? दक्षिण भारत निकट पड़ेगा या जम्मू कश्मीर निकट पड़ेगा? निकट तो दक्षिण भारत वाला ही पड़ेगा ना। तो याद रखिए, इसी वजह से दोस्तों यहां पर अपेक्षाकृत तापमान अधिक रहता है, क्योंकि इसकी निकटता भूमध्य रेखा की तरफ अधिक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरी हुई है और यहां तक सूर्य का उत्तरायण होता रहता है। इस वजह से इस वाले भाग को अधिक तापमान मिलता रहता है, जिसके कारण यहां ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में भी शंकुधारी और टुंड्रा प्रकार के वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाया है। टुंड्रा प्रकार के वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाया है। इस वजह से आप याद रखें, किस वजह से? तो दो मामले हैं। क्या क्या? एक तो पर्वतों की ऊंचाई कम है। भाई ऊंचाई रहेगा तभी ना टुंड्रा प्रकार के वनस्पति और शंकुधारी वनस्पति मिलेंगे, नहीं तो कैसे मिलेंगे? और दूसरा रीजन क्या दे रहा है कि तापमान ज्यादा होता है। भाई तापमान कम रहेगा वहां पे शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है। कम मतलब 0 के आसपास के क्षेत्र में हो, ठीक है। और ऐसा नहीं, अब यहां पे क्या है, दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ, तो वहां पे क्या है, तापमान ज्यादा है। कह रहा ये पर्वत श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उष्ण कटिबंध में स्थित है तथा समुद्र तल से इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। पेनिनसुला रीजन की बात करूं तो वहां पर औसत ऊंचाइयां पर्वत के कितने हैं? 1500 मीटर। और आगे हमने हिमालय वाले में देखा तो 4-4 हजार मीटर से अधिक ऊंचाई देखने को मिले, तो दुगुना से भी ज्यादा है। करा इसलिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलते हैं। तो जहां ऊंचाई है वहां थोड़ा बहुत ठंडा होगा तो वहां शीतोष्ण है, शीत वाला है, और जो निचला वाला है वहां कम ठंडा है तो वहां पर उपोष्ण कटिबंधीय। तो दोनों तथ्यों को आप याद रखेगा। लिख रहा है नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, पालनी की पहाड़ियां, इन सभी पर दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों का विकास है, जिसको सोलास वन का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? सोलास वन कहा जाता है। इस तरह के वन सतपुड़ा पर्वतमाला के पास और मैकाल पर्वत श्रेणियों के पास भी पाए जाते हैं, सोलास वन। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। आगे देखिए, कह रहा प्रायद्वीपीय भारत में उर्मिल घास के मैदान भी मिलते हैं। ऊटक मंडल वगैरह का नाम सुना होगा, ऊटी वगैरह का, वहां घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कह रहा जिनके बीच अविकसित वर्षा वन या झाड़ियां उगी हुई हैं। यहां पर काई और फर्न सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में, ठीक है, मैग्नेलिया, लैरेल, सिनकोना, बैटल, यूकेलिप्टस वही है दोस्तों जिसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जल को क्या कर लेता है? बड़े तेजी से सोखता है और मिट्टी को अनुपजाऊ बनाता है। कह रहा एल्म आदि के वृक्ष जो है प्रमुख हैं, तो इसको याद रखेगा, सोलास का वृक्ष। दक्षिण भारत की तरफ दिखा रहा हूं आपको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्णपाती वन नीचे की तरफ पाए जाते हैं। 900 मीटर से ऊपर जाएंगे उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन मिल जाएंगे, और 1800 मीटर से ऊपर जाएंगे तो समशीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है घास भूमि वनस्पतियां। अब ग्रासलैंड कहां कहां पर है वो देखिए। कह रहा भारत की घास भूमि विश्व की सवाना वनस्पति से काफी भिन्न है, मतलब सवाना से तुलना मत करेगा, उससे काफी भिन्न है, क्योंकि यहां पर कटीले क्षेत्रों में वृक्षों के काटे जाने के बाद उगने वाले छोटे छोटे वृक्षों या घास को इस सवाना तुल्य घास का नाम दिया जाता है। वो प्रेरी वगैरह की तरह से यहाँ घास के मैदान नहीं है, ठीक है, तो वो अलग ही होते हैं, ये अलग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, वैसे अगर मैं घास भूमियों की बात करूं तो यहाँ पर ग्रामीण चारागाहों के रूप में इन घास भूमियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में बात करूंगा तो मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में बात करूंगा गढ़वाल वगैरह क्षेत्रों में तो बुग्याल का नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों दक्षिण भारत में भी आपको इस तरह के घास के मैदान मिल जाएंगे। मुझे लगता है आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, अदरवाइज मैं आगे की चीजें भी आपको बताना चाहता हूं, बट एक लेक्चर मुझे यहां पर और देना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे माइंड से उतर गया था भाई हर टॉपिक के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं अभी करा नहीं पाऊंगा, तो कल संडे है, कल संडे को ये लेक्चर आपको दे दूंगा जिसमें हम लोग प्रमुख वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बहुत कुछ आपको सुनने के लिए मिलेगा। जैसे अभी आप पढ़ते हो सिल्वर फर, आपको पता नहीं होता भाई ये सिल्वर फर क्या है, कहां पाए जाते हैं, तो एक बार फिर से आपको रिवीजन हो जाएगा कि कितने ऊंचाई पर मिलते हैं हिमालय में और कैसा होता है, इसकी विशेषताओं के बारे में ये सभी तथ्य हो जाएगा। और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो आज यहां पर टाइप नहीं है, तो उसको भी मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। तो अब बाकी यहां पर वृक्ष वाले हैं टाइप, लेकिन इसके बारे में दोस्तों कल पढ़ाऊंगा। देखिए देवदार के वृक्ष है, तो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल आपको फिर से ज्योग्राफी की क्लास दी जाएगी, तो उसको आप लोग अटेंड करिएगा। केमिस्ट्री की क्लास आज मैंने ले पाया क्योंकि कंटेंट बनाने में यार पता नहीं क्यों बहुत समय चला जाता है, और कंटेंट जब तक वेल मेंटेन नहीं हो पाता, प्रूफ नहीं होता ना, तब तक पढ़ाने में मजा नहीं आता। और खास करके केमिस्ट्री में अभी जो क्लास आपको दी जा रही है, पीरियोडिक टेबल की क्लास दी जा रही है, वो इतना टिपिकल चैप्टर है कि शायद ही कोई व्यक्ति उस पर अपना जो है माइंड खर्च करना चाहता है, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं वही हेलेना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे सेंट्रो कार गाड़ी फला फला, यही पढ़ाने में लगे हुए। अपने को क्या है कि अपने को रटने की आदत नहीं है, ठीक है, हर चीज के पीछे जाओ यार, देखो क्या कारण है, कैसे हैं, वो ढूंढने में काफी समय लग जा रहा है। इस वजह से केमिस्ट्री की क्लास आज नहीं जा पा रही है, तो आगे आप जो है कल संडे, कल दोनों क्लास आपको दी जाएगी, आपको काफी मजा भी आएगा। चलिए चलते हैं, और अगले बार में फिर से एक नए चैप्टर के साथ, मतलब अभी तो एक लेक्चर हो जाएगा, इसके बाद आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा। मुझे लगता है ज्यादा दिन ज्योग्राफी में अब है नहीं, जल्दी ही आपका इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। जैसे इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा दोस्तों, तुरंत मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जो है पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 35 लेक्चर आपके कवर हो चुके हैं, और आगे के लेक्चर भी मैं कवर कर दूंगा। बाकी जो सब्जेक्ट कंप्लीटली समाप्त हो गए उनकी तैयारी आप कर सकते हैं, और आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं, अगर करेंगे तो उनको जो है बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। और जैसे यहाँ अभी तक का सफर हमारा रहा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरह से तमाम चीजें दी जा रही हैं, तो आप आइए चैनल से जुड़िए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।